सूरज। उसकी तेज रोशनी ही पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर जीवों को जिंदगी देती है। यह चमकता गोला रोजाना हमें नई जिंदगी और नए मौके देने के लिए उगता है। मगर इसी सूरज का एक स्याह राज भी है। एक दिन यह पृथ्वी पर आग का तांडव भी करेगा। क्या हमें इसी ब्रह्मांड में एक नया घर मिल जाएगा, या हम नेचर के लॉज को साध के एक नई पृथ्वी बना लेंगे? एक नया स्टार या फिर एक नया ब्रह्मांड? क्या हम सूरज की मौत को बर्दाश्त कर पाएंगे? स्पेस, टाइम और खुद जीवन, जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू विज्ञान शो। इस ब्रह्मांड में बचे रहने के लिए हमें मानव की आयु सीमा से भी लंबे टाइम स्केल के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो तो आज से कई 100 करोड़ साल बाद आने वाला है। इस ब्रह्मांड में एक छोटे से धब्बे जैसी नजर आने वाली पृथ्वी को जबरदस्त खतरा है। हमें जिंदगी देने वाला गर्म प्लाज्मा का विशाल गोला हमारा सूरज धीरे धीरे मर रहा है, और अब हमारे पास भी वक्त बहुत कम है। जब मैं छोटा था तब अपनी मां के साथ मिसिसिपी के धूप से भरे एक छोटे से गांव से ठंडे और भीड़ भरे शहर शिकागो चला आया था। नई जगह पर आकर बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। हमें जाना था और हम गए भी। तो क्या हमारी पूरी सिविलाइजेशन को एक दिन उसी तरह कहीं और जाने को मजबूर होना पड़ेगा? पीटर श्रोडर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और काफी समय से हमारे सूरज जैसे स्टार्स की स्टडी करने के लिए वो भी जर्मनी के एक छोटे से शहर के अपने घर से धूप भरे गुआनुआटो मैक्सिको चले आए। मैक्सिको में काफी धूप होती है और एंशिएंट कल्चर की वजह से यहाँ आज भी सूरज की पूजा की जाती है। उसे ईश्वर का एक चेहरा माना जाता है। आज भी इस देश में सूरज की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। यहाँ के घरों के रंग जताते हैं कि लोग सूरज के कितने करीब हैं। ये सूरज की जितनी ज्यादा स्टडी करते हैं उतना ही ज्यादा उसकी ईश्वर जैसी शक्तियों के दीवाने होते जा रहे हैं, क्योंकि जो सूरज हमें आज जिंदगी दे रहा है वही एक दिन पूरे आसमान को आग से भर देगा। करीब 500 करोड़ साल बाद सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर उसमें हीलियम जलने लगेगी। तब उसके कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा और ये स्टार फैलने लगेगा। वो मर्क्यूरी को निगल जाएगा, वीनस को जला देगा और पृथ्वी के काफी करीब आ जाएगा। वो शायद हमारे प्लैनेट को भी निगल जाए और यहां की हर चीज को वेपराइज कर देगा। मेरे कॉलीग कॉस्मोलॉजी पर काम कर रहे हैं और एक दिन वो कहने लगे कि मैं स्कूल में बच्चों के बीच पब्लिक टॉक के लिए जा रहा हूँ, जहाँ ये सवाल तो जरूर उठेगा कि क्या हमारा सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी को निगल ही जाए। और मैंने कहा, हाँ, ये सवाल तो अच्छा है, मुझे अपने लेटेस्ट मॉडल्स को देखना पड़ेगा। पीटर ने ठान लिया था कि वो इसका सही जवाब ढूंढ निकालेंगे। हालांकि वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद लेते हैं, मगर इस मॉडल का कोर हम क्ले से भी बना सकते हैं, उसी क्ले से जिसकी पॉटरी ने उसके होम टाउन को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले एक सूरज चाहिए। ये है हमारी पृथ्वी। अब जरा इसे घुमाइए। हाँ, इसी तरह, बहुत बढ़िया। हम देख सकते हैं कि ये यहाँ ऑर्बिट में घूम रही है। पृथ्वी इस बोल के सेंटर की ओर नहीं जा रही क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रही हैं। ये यहाँ तब तक बनी रहेंगी जब तक कि कोई इसका बैलेंस नहीं बिगाड़ देता। पृथ्वी
अपने ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घूमने की अपनी स्पीड और हमारे सूरज की उसे अंदर खींचने वाली ग्रेविटी के परफेक्ट बैलेंस की वजह से टिकी रहती है। मगर जब हमारा सूरज हीलियम जलाने लगेगा, तब उसके कोर में पैदा होने वाली इंटेंस हीट की वजह से उसकी कुछ आउटर लेयर जल जाएंगी, जिससे उसका मास कम हो जाएगा। करीब 750 करोड़ साल बाद सूरज का मास करीब 1/3 कम हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर उसकी ग्रिप थोड़ी कम हो जाएगी। हम इसकी स्पीड बढ़ाकर इसे दिखा सकते हैं। चलिए इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाइए। ओके, अब ये और हाई स्पीड पर है। इससे एक और बड़ा ऑर्बिट बन रहा है। हम तो यही मानते थे कि पृथ्वी कभी खत्म नहीं होगी और हम हमेशा के लिए बचे रहेंगे। मगर पीटर को लग रहा था कि कहीं ये कहानी और लंबी तो नहीं है। सूरज कोई ठोस गोला नहीं है, वो असल में नरम मिट्टी के जैसा मास है, जिसे जब दूसरी बॉडीज खींचती हैं, तब वो मुड़ता है या डिस्टॉर्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के लिक्विड ओशन में ज्वार का उफान लाती है, उसी तरह पृथ्वी भी सूरज के फ्लूइड प्लाज्मा में ज्वार का उफान ला सकती है। इस डिटेल से सब कुछ बदल गया। कई साल बाद जाकर मैं ये समझ पाया कि वो टाइडल इंटरेक्शन कितना असरदार होने वाला है। फिर मैंने उसे अपने कंप्यूटर मॉडल में प्रोग्राम किया और तब मुझे जवाब मिला, ओह नहीं, पृथ्वी सूरज में डूबती जा रही है। हमारा अंत करीब है। करीब 500 करोड़ साल बाद हमारा मरता सूरज पृथ्वी को अपनी धधकती आग के अंदर खींच लेगा। ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और पृथ्वी का मेटल कोर भी गर्म प्लाज्मा में भस्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा। ये भले ही भीड़ में एक आम इंसान लग रहे हों, मगर एस्ट्रोफिजिसिस्ट ग्रेग लॉफ्लिन एक दिन इतिहास में पृथ्वी को उस आग की तबाही से बचाने वाले के नाम से जाने जाएंगे। मैंने अपने कुछ कॉलीग्स के साथ इस प्रॉब्लम को बहुत सावधानी से देखा और हम सोचने लगे कि क्या हमारे पास आज से ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम पृथ्वी को बचा सकें और हम किस तरह से उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेग को विश्वास है कि वो पृथ्वी को सूरज के मौत के चुंगल से बचा सकते हैं। ये एक्सट्रीम पेशेंस का गेम प्लान है और इसके लिए एक्सट्रीम प्रिसीशन भी चाहिए। ये पृथ्वी का मॉडल है और अगर आज की पृथ्वी सूरज के मुकाबले इस पोजीशन में है तो सूरज के आसमान में फैलने पर हमें कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे पृथ्वी को सूरज से दूर ले जा सके, तभी हम पृथ्वी को बचा पाएंगे। हमें अपने प्लेनेट को स्पेस में किसी ज्यादा ठंडी जगह पर ले जाना होगा और ग्रेग मानते हैं कि हम इसके लिए नेचर की एक फंडामेंटल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स का एक अच्छा मॉडल है क्योंकि ये काफी वीक है। जब मैं इसे पृथ्वी के काफी करीब लाता हूँ तभी मुझे इससे अट्रैक्टिव इफेक्ट मिलता है। ग्रेग का प्लान ये है कि एस्टेरॉयड बेल्ट से 100 किलोमीटर चौड़ा रॉक खींचा जाए और उसे पृथ्वी के इंटरसेप्ट कोर्स पर भेजा जाए। वही एक परफेक्ट ग्रेविटेशनल मैग्नेट होगा। मतलब ये कि अगर हम एक एस्ट्रॉयड की मदद से पृथ्वी को खींचने की कोशिश करेंगे तो खास फायदा नहीं होगा क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा नहीं है। उसे हर बार पृथ्वी के काफी करीब लाना होगा और पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से दूर खींचना होगा। वो एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम के चक्कर लगाएगा और वो इसकी शुरुआत करेगा एस्टेरॉयड बेल्ट से। वो हर 10,000 साल पर पृथ्वी के करीब आएगा और फिर लौट जाएगा। जब वो पृथ्वी के करीब आएगा, उसे सूरज से करीब 50 किलोमीटर दूर खींचेगा और हमें परफेक्ट दूरी पर रखेगा। न ज्यादा गर्मी होगी, न ही ज्यादा ठंड। मगर पृथ्वी को बचाने की ये कोशिश काफी खतरनाक भी होगी।
जब वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी के करीब आएगा तब उसकी स्पीड काफी तेज होगी और कोई नहीं चाहेगा कि वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराए, क्योंकि टकराने पर पृथ्वी के सरफेस का कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा और हमारी वो कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। उस एस्टेरॉइड को हमें 10 लाख बार पृथ्वी के करीब लाना होगा और हर बार उसे सही तरीके से काम भी करना होगा। जब भी वो एस्टेरॉयड हमारे करीब से गुजरेगा, वो पृथ्वी के सरफेस से सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अपने इस सफर के दौरान अगर वो किसी छोटे छोटे एस्टेरॉयड या स्पेस डेब्रीज से टकराता है तो उसका रास्ता थोड़ा बदल भी सकता है। फिर वो पृथ्वी से टकरा भी सकता है, जिससे पृथ्वी पर कोई जीव नहीं बचेगा। पृथ्वी को स्टरलाइज करने वाले इसी खतरे की वजह से ग्रेग की ये खतरनाक स्कीम हमारे लिए आखिरी उपाय है। सवाल यह है कि क्या हम सूरज के रास्ते से हटकर उसकी जानलेवा आग से बच पाएंगे? नासा के इस पायनियर को लगता है कि हम अपनी दुनिया को ही रीशेप कर सकते हैं और अपने पड़ोसी लाल ठंडे प्लेनेट को अपना नया घर बना सकते हैं। अगर कभी हमारे घर को सूरज ने खत्म कर दिया तो फिर हम कहां जाएंगे? हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी जैसी कोई और जगह नहीं है, लेकिन क्या हम किसी और पथरीले प्लेनेट को पृथ्वी जैसा बना सकते हैं? क्या हम इंसानों को एक नया घर दे सकते हैं? क्रिस मके को उनके दोस्त नासा का इंडियाना जोन्स कहते हैं, मगर ये साहब टोपी लगाकर कोड़ा लेकर नहीं चलते, बल्कि इनके पास होते हैं अपने काम के लिए प्रैक्टिकल गियर्स। ये चाहे अंटार्कटिका के एक पानी में हो या गोगी डेजर्ट की झुलसा देने वाली रेत में। मुझे फील्ड में जाकर जिंदगी के एक्सट्रीम्स देखना पसंद है। इससे मुझे पता लगता है कि उन जगहों पर रहने पर होता क्या है। ये एक तरह की डिटेक्टिव प्रॉब्लम है। क्या कोई जीव इस एनवायरनमेंट में रह सकता है? वो कैसे बच पाएगा? वो यहाँ क्या करता है? क्रिस अब एक नए एडवेंचर पर जा रहे हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि हम एक बिल्कुल एलियन एनवायरनमेंट के एक्सट्रीम में कैसे जिंदा बच सकते हैं। अपनी इस खोज के लिए ये कैलिफोर्निया के अपने घर से दूर एक एग्जॉटिक ग्रीन हाउस में जा रहे हैं। कोई भी जीव वहीं रह सकता है जहां पौधे हों, और पौधे किसी भी बायोस्फीयर का आधार हैं। उनसे जो ऑक्सीजन निकलती है उसी से हम सांस लेते हैं और वही हमें खाने की चीजें देते हैं। मगर एक दुनिया को पौधों के लिए सूटेबल कैसे बना सकते हैं? वैसे ही जैसे ये स्ट्रक्चर पौधों के लिए सूटेबल है, ये ग्रीन हाउस है। किसी और दुनिया के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस डालकर वहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। क्रिस मानते हैं कि जो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट आज हमारे क्लाइमेट स्टेबिलिटी के लिए खतरा बना हुआ है, वही हमारे लिए उस वक्त एक नया घर बनाएगा जब हमें पृथ्वी से जाना पड़ेगा। यहाँ एक जार के अंदर 2 दुनिया कैद हैं। आप इन छोटे से रिप्रेजेंटेशंस को एक पूरा प्लेनेट मान लीजिए। रेत, पानी, एटमॉस्फेयर, एक असली प्लेनेट की तरह। यहाँ भी सूरज चमक रहा है। मेरे पास ये कार्बोनेट टैबलेट्स हैं, मगर मैं इनके 2 टुकड़े करके इन बोतल्स में डाल दूं तो इनमें से एक सिस्टम में दूसरे के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। हालांकि दोनों को बराबर गर्मी मिल रही है, मगर 30 मिनट बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाली बोतल सिर्फ हवा वाली बोतल के मुकाबले 7 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाएगी। वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस सूरज से मिलने वाली गर्मी को जज्ब कर लेती है। क्रिस मानते हैं कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का सही कॉम्बिनेशन हो तो वो हमारे पड़ोसी प्लेनेट पर जमी बर्फ को पिघला देगी। मार्स वो प्लेनेट है जो पृथ्वी के जलकर राख होने के बाद भी बचा रहेगा। मार्स काफी ठंडी और सूखी जगह है और आंकड़ों में देखें तो वहाँ -62 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ 6 मिली बार्स का है, जबकि पृथ्वी पर वो 1000 मिली बार्स का है और उसकी ग्रेविटी पृथ्वी पर 1/3 है और वो सूरज से पृथ्वी के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा दूर है। इन सब की वजह से वो बिल्कुल ठंडी सूखी जगह है, मगर हम उसे नर्म और गर्म बना सकते हैं। क्रिस का अंदाजा है कि मार्स को इंसुलेट करने के लिए करीब 40 लाख मीट्रिक टन्स ग्रीन हाउस गैसेस लगेंगी, मगर इतनी गैस को पृथ्वी से ट्रांसपोर्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। मगर 2008 में नासा के फीनिक्स लैंडर ने जब मार्स की मिट्टी की खुदाई करके उसे एनालाइज किया
तब पता लगा कि वो गैसेस कहां से आ सकती हैं। मार्स में हम उसकी मिट्टी और वहां के एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट से सुपर ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर सकते हैं, जैसे कि परफ्लोरोकार्बन्स। ये कार्बन मॉलिक्यूल्स फ्लोरीन से जुड़े होते हैं। हम वहां लिटरली छोटी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं और वहां की चट्टानों से फ्लोरीन और एटमॉस्फेयर से कार्बन निकाल सकते हैं। उनसे परफ्लोरोकार्बन बनाकर उन्हें एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। क्रिस चाहते हैं कि मार्स के टेराफॉर्म के लिए वहां मोबाइल फैक्ट्रीज की एक खेप भेजी जाए जो एसयूवी जितनी बड़ी होगी और वो मार्स के सरफेस पर घूम घूम कर मिट्टी खाएंगी और ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करेंगी। उससे पूरे प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्रिस मानते हैं कि ऐसा करने पर करीब 100 साल बाद इंसान भी मार्स पर जा सकेंगे। वहां बारिश होगी, पानी बहेगा और पेड़ पौधे भी उगेंगे। मार्स पर बसने वाले पहले पायनियर्स को ऑक्सीजन मास्क की मदद से सांस लेनी होगी, मगर कुछ समय बाद मार्स के पेड़ पौधों से वहां के पूरे एटमॉस्फेयर में सांस लेने लायक हवा बनने लगेगी। पेड़ पौधों से सांस लेने लायक ऑक्सीजन बनने में तो काफी वक्त लगेगा, लेकिन जब ऐसा होने लगेगा तब हम वहां भी उसी तरह से घूम पाएंगे जैसे कि आज पृथ्वी पर घूम रहे हैं। शायद बेहतर तरीके से, क्योंकि हम ऊंची छलांग लगा पाएंगे ग्रेविटी कम होने की वजह से। मगर मार्स पर जाने की बात तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। जब सूरज पृथ्वी को जला डालेगा उसके पहले वो 200 करोड़ साल तक अपनी हीलियम जलाएगा और फ्यूल खत्म होने पर वो एक छोटा सा डिम व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। फिर क्या होगा? उस ठंडी अंधेरी जगह पर सिविलाइजेशन को पावर कहां से मिलेगी? कैलिफोर्निया की एक ग्राउंड ब्रेकिंग लेबोरेटरी के पास इस सवाल का भी जवाब है। वो अब पृथ्वी पर ही एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने की तैयारी में है। इंसानों के दिन अब गिने चुने हैं। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एनर्जी की और हमें सबसे ज्यादा एनर्जी सूरज से मिलती है। जब सूरज ही नहीं रहेगा तब हमारे वंशजों को पावर के लिए एक नया सोर्स चाहिए होगा। एड मोजेस कैलिफोर्निया के लॉरेंस लिवरमोर लेबोरेटरी में एक फिजिसिस्ट, इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव हैं। इन्हें और इनके ग्रुप को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की ओर से $200 करोड़ दिए गए थे ताकि ये नेशनल इग्निशन फैसिलिटी या निफ बना सकें। 2009 में तैयार हुए निफ में दुनिया के सबसे पावरफुल 192 लेजर्स लगे हैं। वो इस चैम्बर में आने वाली किसी भी चीज को राख कर सकते हैं। जाहिर है ये दुनिया पर राज करना चाहते हैं। हमारी इस फैसिलिटी में, नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में, दुनिया के सबसे एनर्जेटिक लेजर्स लगे हैं जो दुनिया के किसी और लेजर से 100 गुना ज्यादा तेज हैं। हम एक बिल्कुल सस्टेनेबल, क्लीन एनर्जी सोर्स बनाना चाहते हैं। अगर एड कामयाब हो गए तो एक पूरे शहर को सिर्फ इससे ही पावर मिल सकेगी। इस पानी की एनर्जी से सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन या बॉस्टन जैसे शहरों को दिन भर एनर्जी मिल सकती है, जहां करीब 10 लाख लोग रहते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि पानी के 365 ग्लासेस से साल भर पावर मिलेगी। सोच तो गजब की है। चीयर्स जिंदगी के नाम। सही कंडीशन में पानी के हाइड्रोजन एटम्स को साथ में फ्यूज किया जा सकता है और उनके कुछ मास को प्योर एनर्जी में बदला जा सकता है। वही फ्यूल हमारे सूरज के अंदर जलता है। सूरज के कोर के अंदर पावरफुल ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई को स्क्वीज कर देती है। जब वो फ्यूज होते हैं तब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के प्रोटॉन अपने मास के 0.7% को प्योर एनर्जी में बदल देते हैं। ये सुनने में तो ज्यादा नहीं लगता, मगर इतने से ही टेम्परेचर पहुंच जाता है करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर हमारे पास सूरज जैसी ग्रेविटी नहीं है जिससे हम फ्यूजन रिएक्शन के लायक प्रेशर बना सकें। इसलिए एड की टीम निफ इन विशाल लेजर्स का इस्तेमाल कर रही है। ये इन्हें यूएस इलेक्ट्रिक ग्रिड से मिलने वाली 1000 करोड़ वॉट की बिजली से चार्ज करते हैं। उस पावर के एक फ्रैक्शन से ही लेजर चलने लगते हैं।
बाकी बिजली को एम्पलीफायर की एक सीरीज में लगी बीम्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके सेंट्रल चेंबर में एक छोटे से गोल्ड सिलेंडर में हाइपरचार्ज लेजर बीम जमा होती हैं, जिसमें फ्रोजन हाइड्रोजन की एक छोटी सी बॉल रखी होती है। वो टारगेट सेकेंडों के कुछ करोड़वें भाग के लिए एल्यूमिनेट होता है और ये पावर उस वक्त यूएस इलेक्ट्रिकल ग्रिड में पैदा होने वाली कुल बिजली से 1000 गुना ज्यादा होती है। ऐसा करते वक्त हम उस टारगेट को अपनी जगह से हटाते हैं और उससे करीब 15 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराते हैं। तब वो सेकंड के 1100 करोड़वें भाग जितनी देरी के लिए जलता है। कुछ देर के लिए हाइड्रोजन एटम एक नए एलिमेंट हीलियम में फ्यूज हो जाते हैं और उससे बड़ी जबरदस्त एनर्जी का झोंका निकलता है। हमारा गोल भी बड़ा अनोखा है। इतनी एनर्जी पैदा करो जितनी स्टोर भी नहीं कर सकते। ये बात बड़ी अजीब लगती है, मगर हम ऐसा कैसे करेंगे? ये देखिए, माचिस की इस छोटी सी तीली में एनर्जी जमा है, केमिकल एनर्जी। हम बहुत कम एनर्जी से कलाई के एक हल्के से झटके से इसे जला देते हैं, लेकिन अगर मैं माचिस की इन दूसरी तीलियों को भी जला दूं तो बहुत कम एनर्जी से हमें ढेर सारी एनर्जी मिल गई। तो अगर मैं ऐसा करता रहूं तो मुझे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मिल सकती है। हमारा गोल भी यही है। हम फ्यूजन बर्न करना चाहते हैं, उससे ही हम यहाँ पृथ्वी पर एक सूरज बना सकते हैं। अगर निफ ने फ्यूजन रिएक्शन कर लिया तो उसके छोटे से आर्टिफिशियल सूरज से इतनी एनर्जी पैदा होगी कि उससे ये लेजर्स फिर से चलने लगेंगे और काफी एनर्जी बची भी रहेगी। इस टेक्नोलॉजी पर बने पावर प्लांट से इन लेजर्स को चलाने लायक एनर्जी से 50 से 100 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। इससे किसी केमिकल रिएक्शन के मुकाबले 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी डेंस पैदा होगी। तभी तो फ्यूजन एनर्जी इतनी कमाल की होती है। इसमें कार्बन नहीं होता, ज्यादा हाइड्रोजन नहीं होता और पानी का भी इस्तेमाल नहीं होता, मगर पूरी दुनिया को इससे पावर मिल सकती है। दुनिया भर में कई और फ्यूजन एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अगर निफ सबसे पहले वो इग्निशन नहीं भी कर पाता, तब भी कोई न कोई तो सूरज की पावर को पृथ्वी पर ले ही आएगा। हमारे ब्रह्मांड के सबसे कॉमन एलिमेंट के अंदर की एनर्जी को अनलॉक करने पर हमारी आने वाली पीढ़ियों को इतनी एनर्जी मिल सकेगी कि वो सूरज की मौत के बाद भी अपनी सिविलाइजेशन को चलाते रहें। मगर उनकी पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल लाइट में ही बीतेगी। डूबता सूरज तो अतीत की बात रह जाएगा। जब भी हमारी आने वाली पीढ़ियां आसमान में देखेंगी, उन्हें करोड़ों ऐसी दुनिया दिखेंगी जिनमें ऐसे स्टार्स होंगे जैसे कभी हमारे पास थे। एक नए कॉस्मिक घर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो रॉकेट है, उनसे तो कोई भी एस्ट्रोनॉट अपनी उम्र में किसी और स्टार तक नहीं पहुंच सकता। मगर शायद थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने प्रपल्शन का वो नया तरीका ढूंढ लिया है जो इतना पावरफुल है कि वो पूरी सिविलाइजेशन को गैलेक्सी के किसी और स्टार तक ले जा सकता है। हमारे सूरज की मौत के बाद इस सोलर सिस्टम में जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कई 100 करोड़ लोगों को कई हजार करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद किसी दूसरे स्टार तक ले जाने की बात तो मुमकिन नहीं है, मगर फिजिक्स के फ्रंटियर्स से आए एक रेडिकल आइडिया ने हमें वो तरीका भी सुझा दिया है। जो स्टारशिप इंसानों को एक नए घर तक ले जाएंगे, वो शायद ब्रह्मांड की एक सबसे रहस्यमय चीज से चलेंगे। शॉन वेस्टमोरलैंड एक मैथमेटिशियन और एक फिजिसिस्ट हैं और ये ऑफिस से दूर रहने पर ही ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसे छोड़ देना ही अच्छा रहता है, यहाँ तक कि उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब मैं फंस जाता हूँ तब मैं अक्सर गीत लिखता हूँ या कोई धुन बजाता हूँ। शॉन वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे हम दूसरे स्टार्स तक जा सकते हैं। ये प्रॉब्लम है एनर्जी एफिशिएंसी की। पृथ्वी के सरफेस से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर एक स्पेस शटल भेजने के लिए हमें करीब 20 लाख किलो रॉकेट फ्यूल जलाना पड़ता है। इस हिसाब से सोचें
तो इंसान को कई हजार करोड़ किलोमीटर दूर भेजने के लिए हमें इतने फ्यूल की जरूरत पड़ेगी जितना कि हम बना भी नहीं सकते। मगर शॉन जानते हैं कि एक मशहूर इक्वेशन से ये बात साफ है कि हर मैटर में इतनी एनर्जी होती है कि हम उसे जलाकर पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो इक्वेशन है E=mc², जिसकी खोज की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और ये हमें बताता है कि जिस चीज में मास होता है उसमें एनर्जी होती है। उस मास से निकलने वाली एनर्जी को लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और चूंकि लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक छोटे से मास में भी काफी ज्यादा एनर्जी जमा रह जाती है। इस कागज को जलाने पर इससे काफी एनर्जी निकल रही है, मगर इस प्रोसेस में मैं इस मास के 1% के करीब 1500 करोड़वें भाग को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा हूं। जल्दी ही पृथ्वी पर एनर्जी पैदा करने की सबसे इफिशिएंट प्रोसेस होगी हाइड्रोजन फ्यूजन, जिसमें मास के करीब 1% को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकेगा। मगर शॉन और उनके कोलीग्स मानते हैं कि नेचर ने कहीं ज्यादा एफिशिएंसी वाली एनर्जी फैक्ट्रीज बना दी है। ब्लैक होल। एक ब्लैक होल में मास का 100% प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये खतरनाक ग्रेविटेशनल कुएं अपने आसपास आए मैटर या लाइट के एक एक पार्टिकल को निगल जाते हैं, मगर ये पूरी तरह से काले नहीं होते। ये जिस भी मास को निगलते हैं उससे रोशनी निकलती है। ये मैटर किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में सबसे अच्छी थ्योरी है क्वांटम मशीन, जिसमें पार्टिकल्स को वाइब्रेशन माना जाता है, और ये पार्टिकल वाइब्रेशंस किसी भी ऐसे ट्रैप से बाहर आ जाते हैं जिनसे निकल पाना नामुमकिन होता है, फिर भले ही वो ट्रैप एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन ही क्यों ना हो। एक ब्लैक होल जितना छोटा होता है उससे भागने वाला रेडिएशन भी उतना ही ज्यादा तेज होता है। वो किसी जेट स्की के एग्जॉस्ट नोजल जैसा नहीं होता जो पानी को इस तरह से धकेलता है कि वेसल आगे बढ़ सके। अगर नोजल ज्यादा बड़ा हुआ तो वो जितना पानी धकेलेगा उसमें ज्यादा स्पीड नहीं होगी, मगर नोजल छोटा होने पर उससे इतनी एनर्जी होती है कि वो वेसल को आगे धकेल सके। शॉन ने एक स्पेसशिप चलाने लायक ब्लैक होल के साइज के बारे में सोच लिया है। अगर वो ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा रेडिएशन पावर नहीं होगी, ज्यादा छोटा होगा तो वो कुछ सेकंड में जल जाएगा। हमारा अंदाजा है कि कुछ लाख टन का एक ब्लैक होल हमारे लिए एक अच्छा स्टारशिप इंजन साबित होगा। 20 लाख टन एक ऑयल टैंकर के मास जितना होता है। उस मास का एक ब्लैक होल एक प्रोटॉन से 300 गुना छोटी जगह में समा सकता है। हे कैप्टन डैन, क्या हाल है? बढ़िया। शॉन इसके लिए एक छोटे से ब्लैक होल को एक स्पेसशिप से जोड़ना चाहते हैं। उससे पैदा होने वाले रेडिएशन की हवा से वो शिप आगे बढ़ेगा। सबसे अच्छी मिसाल तो एक सेल बोट है। उसके सेल को हवा धकेलेगी, उसी तरह ब्लैक होल से पैदा होने वाला रेडिएशन एक रिफ्लेक्टर को धकेलेगा, जिससे स्टारशिप आगे बढ़ेगा और वो करीब 100 साल तक चलता रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें अपने ब्रह्मांड में इतना बड़ा ब्लैक होल कहां मिलेगा, तो फिक्र मत कीजिए, शॉन ने उसे भी ढूंढ लिया है। उन्होंने वो तरीका सोच लिया है जिससे हम अपना ब्लैक होल बना सकते हैं। साइज भी मनचाहा होगा। मेरे हिसाब से एक परफेक्टली एफिशिएंट स्क्वायर सोलर पैनल जो हर तरफ से करीब 150 किलोमीटर लंबा होगा और वो सूरज के करीब 16 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर एक टाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, तो एक साल में वो इतनी एनर्जी जमा कर लेगा कि एक ब्लैक होल बना सके। शॉन का वो सोलर पैनल हाई पावर गामा रेज लेजर को चार्ज करेगा और उन्हें
एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पर डालेगा, जिससे एक बहुत ही छोटा ब्लैक होल बनेगा और उसमें काफी रेडिएशन भी होगा। ये एक ऐसा फ्यूल सोर्स होगा जिसके बारे में इंसानों ने अभी तक सोचा भी नहीं है। उस ब्लैक होल से चलने वाला स्टारशिप किसी भी कैप्टन को खुश कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे वो अपनी हवा बहा रहा हो। हमारे इनएफिशिएंट केमिकल रॉकेट्स ने अभी तक कुछ ही इंसानों को चांद तक पहुंचाया है, मगर शॉन का मानना है कि ब्लैक होल इंजन से हम एक ही शिप से करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। उससे पैदा होने वाले कांस्टेंट थ्रस्ट से वो लाइट की स्पीड जितनी वेलोसिटी पा सकेगी। मुसाफिरों को फिर भी खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक होल्स इतने छोटे होंगे कि वो शिप को निगल भी नहीं पाए। ऐसे में हम शायद सूरज की मौत से पहले ही इंसानों को एक नए स्टार तक पहुंचा सकें। जिस तरह से पिछली सेंचुरी के एक्सप्लोरर्स ने नई नई दुनिया खोजी थी, पृथ्वी पर नए नए कॉन्टिनेंट्स ढूंढे थे, वैसे ही फ्यूचर एक्सप्लोरर्स हमारे सोलर सिस्टम के पार नई नई दुनिया की खोज करेंगे। अगर हमने ब्लैक होल्स की पावर को साध लिया तो एक दिन हम कॉस्मिक सेलर्स बन जाएंगे और एक से दूसरे स्टार की सैर करेंगे। मगर हमारे ब्रह्मांड के हर स्टार की एक एक्सपायरी डेट है। हमारे सूरज की एक दिन मौत हो जाएगी। इसी तरह ब्रह्मांड के हर स्टार की मौत तय है। जब ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा तब वो जीवन नजर नहीं आएगा जो आज दिख रहा है। मगर इंसान का अंत इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक नया ब्रह्मांड बना सकते हैं। एंथनी एग्वेरी आर्टिस्ट के लिए मशहूर शहर सेंटा क्रूज में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। यहाँ की स्पिरिट के मुताबिक वो भी एक ऐसे यूनिक क्रिएटिव प्रोसेस की तलाश में है जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना था। ब्रह्मांड में हर वो चीज है जो हमें नजर आती है, मगर मॉडर्न कॉस्मोलॉजी मानती है कि शायद ऐसा है नहीं। ब्रह्मांड उस तरह से क्रिएट या इवॉल्व नहीं हुआ जैसा हम मानते हैं। ये बात पता लगने पर हमें लगने लगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कई बार दोहराया गया, और उससे हम सिर्फ ये नहीं कई और ब्रह्मांड भी बना सकते हैं। एंथनी भी दूसरे कॉस्मोलॉजिस्ट्स की तरह यही मानते हैं कि आज से 137 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड बड़ी तेजी से वजूद में आया और उसने वो रूप लिया जो आज हम देख रहे हैं। वो ये भी मानते हैं कि क्रिएशन की उन फोर्सेस के एक कॉस्मिक मैकेनिज्म इन्फ्लेशन की वजह से जाने और कितने ब्रह्मांड बने। इन्फ्लेशन वो प्रोसेस है जिसे ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में काफी ज्यादा एनर्जी होती है और उसकी वजह से ग्रेविटी भी रिपल्सिव बन जाती है। वही एंटी ग्रेविटी फोर्स ब्रह्मांड को दूर ढकेलती है, जैसे कि इसके इस किनारे पर लगाए ग्लास इस बड़े और स्मूथ एक्सपेंस में उड़ जाता है। इसी तरह से जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब वो काफी छोटा और गंदा था, मगर बाद में वो काफी बड़ा और काफी स्मूथ हो गया। अगर ये बात सही है तो हम आज जिस विशाल ब्रह्मांड को देख रहे हैं वो शुरुआत में एक छोटे से कण जैसा था। सच कहें तो एंथनी का मानना है कि एक ब्रह्मांड को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो तो शायद हमारे हाथों में ही है। हमने देखा कि किसी भी ऐसी जगह पर इन्फ्लेशन शुरू हो सकता है जिसका मास करीब 10 किलो हो। उस 10 किलो से हम इतनी बड़ी चीज बना सकते हैं जो फैलकर हमारे ब्रह्मांड जितनी बड़ी हो सकती है। ये बात सुनते ही आपके मन में सवाल आया होगा कि सिर्फ 10 किलो, इतना कम? क्या इतने से काम हो जाएगा? एंथनी ने हिसाब लगाया कि 10 किलो के किसी भी मास से एक पूरा ब्रह्मांड बन सकता है, मगर शर्त यह है कि वो सही तरीके से हो और उसे 1000 लाख करोड़ डिग्री पर गर्म किया जा सके। आज हमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर जिनेवा स्विट्जरलैंड के लार्ज हेड्रन कोलाइडर में मिल सकता है। यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स करीब करीब लाइट की स्पीड से एक्सिलरेट करते हैं। वो जब एक दूसरे से टकराते हैं तब टेम्परेचर सूरज के सेंटर से करीब 1 लाख गुना ज्यादा हो जाता है।
मगर ये इतना नहीं होता कि इससे एक नया ब्रह्मांड बन सके। इस कोलाइडर को हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम ऐसे कोलाइडर्स और एक्सीलरेटर्स बना लेंगे और उनसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि इन्फ्लेशन शुरू हो सके। मगर ईश्वर बनने के नतीजे भयानक हो सकते हैं। छोटा सा ब्रह्मांड बनाने की ये बात कई लिहाज से खतरनाक भी हो सकती है। वो शायद उस स्पेस को ही निगल जाए जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। हम जो छोटा सा बुलबुला बनाएंगे वो लाइट की स्पीड से बढ़ेगा और वो सामने आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर देगा और उससे वो ब्रह्मांड उस फेस में चला जाएगा जहाँ हम बच नहीं सकते। एक सिविलाइजेशन के तौर पर यह एक बहुत बड़ा जुआ होगा और हो सकता है सूरज से बचने की कोशिश में हम शायद पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर डालें। और यही हमारी लिमिट है। अगले कुछ 100 करोड़ साल में एंथनी के स्पेस में सैर करने वाले डिफेंडेंट्स के पास इतना वक्त होगा कि वो सोलर सिस्टम जितना बड़ा कोलाइडर बनाने के बारे में सोच सके। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो इससे एक इन्फ्लेशन रिएक्शन शुरू होगा और एक पैरेलल ब्रह्मांड बन जाएगा। मगर इसमें भी एक बाधा है। अफसोस की बात तो यह है कि अगर हमने एक छोटा ब्रह्मांड बना भी लिया तो उस ब्रह्मांड में जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे ब्रह्मांड और उस नए ब्रह्मांड को जोड़ने वाला ब्रिज काफी छोटा होगा और बहुत जल्दी टूट भी जाएगा। सेकंड के कुछ भाग में ही वो खत्म हो जाएगा। अगर हमने उसके पार जाने की कोशिश की तो हो सकता है कि हम ब्लैक होल में पहुंच जाएं। जाहिर है कि वो ब्लैक होल इतना छोटा होगा कि हम उसमें समा नहीं पाएंगे, मगर हम उसे वहीं छोड़ जरूर सकते हैं। अगर किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता सिर्फ एक ब्लैक होल ही हो, तब हम वहां तक कैसे जाएंगे? ये साइंटिस्ट इस खोज में लगे हैं कि हम आज तक के सबसे बड़े स्पेस को कैसे अंजाम दे सकते हैं। अगर ये कामयाब हो गए तो हम बच जाएंगे हमेशा के लिए। क्या हम किसी पैरेलल ब्रह्मांड में जा पाएंगे? हमारा नया घर जहां के स्टार्स लाखों करोड़ों साल तक जलते रहेंगे हमारे इंतजार में। थ्रू अ वर्म होल। और एक साइंटिस्ट इस बात पर काम कर रहे हैं कि हमारा वो सफर कैसे मुमकिन हो पाएगा। मिचियो काकू एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और साइंस फिक्शन के जबरदस्त फैन भी। उनके काम से शायद जल्दी ही इन दो डिसिप्लिन के सपने एक हो जाएं। वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि हम कब एक नए ब्रह्मांड का सफर कर पाएंगे। इसके लिए वो ये भी देख रहे हैं कि आज हमारी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच पाई है। ये देखने में भले ही एक साइंस फिक्शन मूवी का सेट लग रहा हो, मगर ये न्यूटन क्रीक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये आज दुनिया का सबसे मॉडर्न अप टू डेट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा लोगों के गंदे पानी को प्रोसेस करके प्यूरिफाई किया जाता है और ओशंस में डाल दिया जाता है। इस लिहाज से ये हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का एक मॉन्यूमेंट है। आज हम साइंस और इंजीनियरिंग की अपनी जानकारी से पूरे शहर के नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल में रख सकते हैं। मिचियो के मुताबिक ये संकेत है कि हम अब कॉस्मिक रैंक्स की ओर बढ़ रहे हैं। हम एनर्जी प्रोडक्शन पर बेस्ड सिविलाइजेशंस को देखते हैं। इनमें से टाइप 1 सिविलाइजेशन वो है जो एनर्जी के प्लैनेटरी फॉर्म्स को हार्नेस कर सकती है। वो शायद मौसम को कंट्रोल कर सकती है और शायद भूकंप के रास्ते को भी बदल सकती है। फिर वो बन जाती है टाइप 2 और वो है स्टेलर। जब वो स्टार ट्रक के फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स की तरह स्टार्स के साथ खेलने लगती है, उसके बाद वो गैलेक्टिक स्पेस लेन्स में घूमने लगती है, तब वो स्टार वॉर्स की तरह एक गैलेक्टिक एम्पायर बन जाती है। मगर उस कॉस्मिक स्केल पर हम कहाँ हैं? क्या हम मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम गैलेक्टिक स्पेस लेन्स में घूम सकते हैं? नहीं, अभी हम टाइप 0 की तरह हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम भी पूरे शहर या देश की पावर को हार्नेस कर सकते हैं। मतलब ये कि हम अभी 0.70 सिविलाइजेशन हैं। अपनी सूरज की मौत के बाद भी
हम और ब्रह्मांड के सारे स्टार्स तभी बचे रहेंगे जब हम कॉस्मिक इमॉर्टैलिटी की साइकिल शुरू कर दें। आज लेबोरेटरीज में नए ब्रह्मांड बनाए जा रहे हैं, फिर हम वर्म होल के जरिए वहां तक पहुंच जाएंगे। ये प्रोसेस शायद लगातार चलती रहेगी। आज हम सिर्फ सूरज की दया पर हैं, मगर जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के असली नियमों को जानने लगे हैं और उन्हें साधना सीखने लगे हैं, वैसे वैसे हमें अपनी आजादी के रास्ते भी दिखने लगे हैं। हम एक दिन सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, गैलेक्सी के, ब्रह्मांड के और शायद मल्टीवर्स के भी नागरिक बन जाएं। जब तक हमारी बुद्धि काम करती रहेगी, हम बचे रहेंगे।